मेरे कक्षा 9 के छात्र छात्राओं, ऑनलाइन व्यवस्था के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत। इसके पिछले क्रम में मैंने आपको आपके विषय सामाजिक विज्ञान में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस तरह से हुई, क्यों हुई, इसका संक्षेप में अध्ययन कराया था। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उसके क्या कारण थे, इसका अध्ययन हम आप करेंगे इस चैनल पे। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे ये आप पढ़ेंगे। ये क्रांति सन 1789 ईस्वी में शुरू हुई और विश्व की प्रमुख क्रांति में मानी जाती है। फ्रांस की अव्यवस्थित राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक जो दशाएं थी उस समय की, सन 1789 की, वो बड़ी दयनीय थी। तो इन दयनीय दशाओं के होते हुए फ्रांस में एक क्रांति का उदय हुआ और इसका बीज अंकुरित हुआ। तो इसके कारण निम्न थे। पहला कारण इसका, बच्चों मेरे नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, वो सामाजिक कारण था। फ्रांस की क्रांति का पहला कारण सामाजिक कारण था। अब सामाजिक कारण में क्या थे? जो जनसाधारण वर्ग यानी सामान्य जनवर्ग जो था वो उसका पहला कारण बना, सामाजिक कारण का। और क्यों बना? इस वर्ग में मजदूर, कृषक, सामान्य शिक्षित वर्ग आते थे और इनको, जो ये वर्ग था, इनको कोई विशेष अधिकार राजा की तरफ से प्राप्त नहीं था। जबकि कम शिक्षित और धनवान और कुलीन वर्गों को अधिकार प्राप्त था। लेकिन इस वर्ग में जो लोग आते थे वो चाहे धनवान थे और चाहे शिक्षित थे, उनको कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त था। तो इसलिए फ्रांस की जो मध्यम वर्गीय, धनी एवं शिक्षित जनता, कुलीन वर्ग के लोगों तथा चर्च के उच्च अधिकारी जो थे, उनसे हमेशा द्वेष की भावना रहती थी इस वर्ग से और उच्च वर्ग के अधिकारियों से। ये हमेशा द्वेष की भावना रहती थी। अतः क्रांति के प्रारंभ होते, जैसे ये क्रांति शुरू हुई, होते ही तृतीय वर्ग की, जो एकदम से निम्न वर्ग की जो जनता थी, उसने इस क्रांति का पूरी तरह से समर्थन किया। तो इस क्रांति, जो सामाजिक क्रांति हुई, इस क्रांति में जो पहला वर्ग आया
वो आया पादरी वर्ग। कौन सा वर्ग आया मेरे बच्चों? पादरी वर्ग। तो ये पादरी वर्ग फ्रांस का जो समाज था वो उस समय 3 वर्गों में बटा था। प्रथम वर्ग में कैथोलिक चर्च के उच्च पदाधिकारी या उच्च धर्माधिकारी आते थे। वे उस समय कैथोलिक चर्च के एक शक्तिशाली संस्था के रूप में कार्य करते थे। उसे मेरे बच्चों एक कर था जो सामान्य जनता पे लगाया जाता था, जिसे टाइथ कहते थे। टाइथ, तो टाइथ कर लगाने का अधिकार इसी पादरी वर्ग को था। ये एक विशेषाधिकार था, इसको ये लगा देते थे। ये किसानों से, मतलब इस कर में होता क्या था कि ये कर जो है किसानों को अपनी आय का 10% भाग ये चर्च को देना पड़ता था, और ये जो चर्च के अधिकारी होते थे वो इस कर को, टाइथ कर को वसूलते थे। इसके बाद ये पादरी वर्ग के बाद एक मध्यम वर्ग आया समाज में। तीसरे स्टेट में ही मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग भी आता था। मध्यम वर्ग के लोग शहरों में रहते थे। इनमें शिक्षित लोग, सरकारी कर्मचारी, लेखक, चिकित्सक, व्यापारी और पूंजीपति, ये लोग आते थे। इनके पास धन और योग्यता दोनों होती थी, परंतु सामाजिक सम्मान, यानी ये दोनों होते हुए भी, धन भी था, शिक्षित होते हुए योग्य भी थे, लेकिन उस समाज में, उस समय के समाज में इन्हें सम्मान नहीं प्राप्त था, न कोई इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। अतः इस वर्ग ने जन्मजात विशेषाधिकारों के खिलाफ आवाज उठा दी तथा समानता की मांग की। मध्यम वर्ग के लोगों ने जब ऐसा किया तो राजतंत्र के खिलाफ एक विद्रोह का वातावरण तैयार हो गया, और यही विद्रोह जो राजतंत्र के खिलाफ मेरे बच्चों विद्रोह हुआ, यही विद्रोह क्रांति का कारण बना। विद्रोह ही क्रांति होती है, और क्रांति से, वो चाहे जैसी क्रांति हो, हम आपने अपने यहाँ 1857 की क्रांति पढ़ी है, गदर जिसे कहते हैं। उस समय कितना परिवर्तन हुआ, वो एक विद्रोह था। क्रांति का जन्म बगैर विद्रोह के नहीं होता है। तो राजतंत्र के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया और वही क्रांति का रूप बना। तो जो अगला वर्ग इसमें आया, इस क्रांति में जो अगले वर्ग ने भाग लिया, वह कुलीन वर्ग था। समाज में वह कुलीन वर्ग था, और इस वर्ग में बड़े बड़े सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी एवं राज परिवार के सदस्य आते थे। ये जो कुलीन वर्ग था, ये आपके इस समय से आप समझिए, जिसे आप ए ग्रेड कहते हैं, वे लोग थे। और इन लोगों को करों में छूट थी, कोई कर नहीं इन्हें देना पड़ता था, और सभी विशेषाधिकार इन्हें प्राप्त थे। ये जनता के साथ अपने हर अधिकारों का प्रयोग कर सकते थे। इन्हें एक और विशेष अधिकार प्राप्त था, जिसे बेगार कहते हैं।
बेगार। बेगार आप जानते हैं? ना जानते होंगे, नाम सुना होगा। बेगार का मतलब होता है मेरे बच्चों कि श्रम आपसे लिया जाए, शारीरिक श्रम आपसे कराया जाए और उसके बदले में कोई मजदूरी आपको न दी जाए। ऐसी प्रथा को, ऐसे श्रम को बेगार कहते हैं। तो जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जिसमें सामंत, प्रशासनिक अधिकारी, बड़े लोग आते थे, उनके पास ये अधिकार था और ये जिस व्यक्ति को चाहते थे बुला करके अपने निजी कार्यों में लगाते थे और उनसे जानवरों जैसा व्यवहार करते थे, काम कराते थे और उसके बाद बगैर उनका पारिश्रमिक मेहनत मजदूरी दिए उनको वापस घर भेज। ये थी बेगार प्रथा। जो ये अधिकार उन फ्रांस में उन कुलीन वर्ग के लोगों के पास प्राप्त था। ये लोग जनसाधारण का भी शोषण किया करते थे। इनकी और सबसे बड़ी बात थी कि इनका जो खर्च था वो फिजूल था और हमेशा ये वर्ग विलासितामय जीवन व्यतीत करता था, जिसे आप बोलचाल की भाषा में लोगों से कहते हुए सुनते हैं ऐशो आराम। ऐशो आराम की जिंदगी ये व्यतीत करते थे। तो इसलिए उस समय समाज की जो ये दशा थी अत्यंत दयनीय हो गई थी, जिसे सुधारने के लिए कुलीन वर्ग पर भी कर लगाने की जरूरत समझी गई। लेकिन जो उस समय का राजा था, जिसे लुई 16वां कहते हैं, उस राजा की हिम्मत भी इन लोगों पर कर लगाने की नहीं पड़ी और उसने भी इन लोगों पर कर नहीं लगाया। वो इन पे कर लगाने में असमर्थ रहा और जो जनसाधारण जनता थी इन लोगों के प्रति उसने भी विद्रोह की भावना पैदा कर दी और विद्रोह भड़का, जिससे सामाजिक कारण में कुलीन वर्ग जो था वो भी एक क्रांति का कारण बना। ये मैंने आपको सामाजिक कारण का पहला अंग बताया, क्रांति के कारण का सामाजिक कारण आपको बताया और दूसरा कारण जो है इसका वो धार्मिक कारण है। क्रांति का दूसरा कारण मेरे बच्चों धार्मिक कारण है। ये धार्मिक कारण जो क्या है, धर्म से कैसे ये धर्म जो है कैसे कारण बना। धर्म की आड़ में ये लोग भ्रष्टाचार अत्याचार करते थे। जो धर्म को चलाने वाले लोग थे, जो चर्च के लोग थे, पादरी लोग थे, पादरी ही चर्च का पुजारी होता है, इन लोगों ने अत्याचार करना शुरू किया। तो अत्याचार जहां होगा उसके बाद जो बीज अंकुरित होगा उसी बीज का नाम क्रांति होगा। तो सबसे पहला कारण उसमें यह बना कि पादरियों का बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, अत्याचार। धार्मिक कारण में फ्रांस की क्रांति के पहला कारण जो बना वो पादरियों का भ्रष्टाचार था। ये करते क्या थे, ये बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते थे। इनमें आर्क बिशप आते थे जिनकी संख्या लगभग 6000 थी। ये धार्मिक बिशप और आर्क बिशप ये धार्मिक और उच्च वर्ग के लोग थे, जिनको आर्क बिशप और बिशप के नाम से जाना जाता था।
इनकी संख्या लगभग 6000 थी। इन बिशपों की संख्या 6000 थी। उनकी वार्षिक आमदनी इनकी जो थी वो बहुत अधिक थी। ये लगभग 10 करोड़ डॉलर आकी गई है। इन पादरियों की जो वार्षिक आमदनी थी वो 10 करोड़ डॉलर थी। इस धन को ये कहीं ना लगा करके अपने विलासी जीवन पर ये व्यतीत करते थे। इनका जीवन राजतंत्र से भी विलासी जीवन था। वे पूजा पाठ के बजाय दरबार में जो पादरी होते थे, इनका दरबार के कार्यों में भी हिस्सा होता था और हिस्सा ये पूजा पाठ के लिए रखे जाते थे, लेकिन ये दरबार में षड्यंत्र रचते थे, षड्यंत्र में लिप्त रहते थे। और जब ऐसा हुआ तो जनता जो थी इन पादरियों से छुटकारा पाना चाहती थी, इनके अधिकारों से, इनके कार्यों से अलग होना चाहती थी। और इस प्रकार से जब ये पादरी उनके अधिकारों को नहीं देते थे तो जनसाधारण जनता पादरियों के भी खिलाफ हो गई। इनके खिलाफ भी धार्मिक विद्रोह उसने पैदा किया, जो क्रांति का एक कारण और बन गया, जिसे पादरियों का भ्रष्टाचार कहा जाता है। दूसरी बात थी, इसका दूसरा कारण जो था, पहला तो मैंने आपको धार्मिक में पादरियों का भ्रष्टाचार बताया, और दूसरा कारण था धार्मिक आजादी की कमी। जो धर्म की आजादी थी वो सीमित थी, या एक तरह से आप कहिए कि वो आजादी भी उसी वर्ग के हिसाब से बटी हुई थी, सबको समान धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसलिए ज्यादातर लोग फ्रांस में कैथोलिक मत के ही अनुयायी थे। यद्यपि प्रोटेस्टेंट व यहूदी भी फ्रांस में काफी संख्या में रहते थे, लेकिन इनको भी धार्मिक आजादी प्राप्त नहीं थी। फ्रांस के कानूनों के अनुसार रोमन कैथोलिक मत में आस्था रखना भी बहुत जरूरी था। यानी जो चर्च के जो नियम बनाए गए थे उसमें जन साधारण को विश्वास करना, विश्वास रखना, आस्था रखना बहुत जरूरी था। प्रोटेस्टेंटों पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, जिन्हें यहूदी तथा प्रोटेस्टेंट दोनों परेशान हो गए थे। जिससे जो प्रतिबंध लगाए, इससे ये दोनों वर्ग अत्यधिक परेशान हुए और उन्होंने सन 1789 में फ्रांस की क्रांति को भड़काने में भरपूर सहयोग किया। ये जो दो वर्ग और थे, ये भी जनता के साथ मिल गए और उस क्रांति को अत्यधिक बढ़ावा। इसका तीसरा कारण, पहला मैंने पादरियों को बताया, दूसरा धार्मिक बताया, और तीसरा जो है ये राजनीतिक कारण है। फ्रांस की क्रांति बूर्बो एक वंश था जिसे बूर्बो वंश कहा जाता है मेरे बच्चों, उसकी तानाशाही माना जाता है। तानाशाही का मतलब होता है, इसके पहले भी मैंने आपको तानाशाही पर कुछ बताया था कि संपूर्ण राज्य पे, देश पे एक व्यक्ति का शासन, उसमें न कोई नियम न संविधान। जो राजा है, जो उस तंत्र में मुखिया है, उसी की बातें, उसी के आदेश, नियम और कानून माने जाते हैं। तो इस तरह से उसके शासक जो उस समय के थे,
वो तानाशाह थे। इस राजवंश के 5 शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक फ्रांस में शासन किया और इसके जो राजनीतिक कारण हैं वो कई भागों में हैं, जिसका अध्ययन हम अगले चैनल पर फिर कल करेंगे।